एनर्जी अलोंग द पीरियड। आज इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म। ये है प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप नंबर of an element by seeing its successive ionization energies। ये होता है जनाब, ऐसे गिवन होता है एक एलिमेंट की आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आयोनाइजेशन एनर्जीज गिवन होती हैं। इससे ज्यादा भी गिवन हो सकती हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 790 किलो जूल पर मोल, सेकंड 1710, third 3000, fourth 4510, fifth 8100 और सिक्स्थ 9850। तकरीबन आयोनाइजेशन एनर्जीज को देखकर कैन यू प्रिडिक्ट द ग्रुप नंबर ऑफ दिस एलिमेंट? Group number 4. ग्रुप 4। और अरीबा आप क्या कहती है बेटा? Sir, 2. ग्रुप 2। तकरीम का आंसर करेक्ट है। अरीबा आपको भूल गया? जी सर। इसको ऐसे जज करते हैं, फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में ऑलमोस्ट 1000 का, अप्रोक्सीमेटली 1000 किलो जूल का डिफरेंस है। सेकंड और थर्ड में 1300 का डिफरेंस है। थर्ड और फोर्थ में 1500 का डिफरेंस है। और फोर्थ और फिफ्थ में 3600 का डिफरेंस है। सबसे ज्यादा शार्प इंक्रीज कौन सी दो आयोनाइजेशन एनर्जी में, किस आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद एक शार्प इंक्रीज आया है अरीबा? सर, 4th ionization energy के बाद। फोर्थ के बाद एक शार्प इंक्रीज आया है। जी ये सर। शार्प इंक्रीज शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस हैव an extra force of attraction over its fifth electron, and this additional force of attraction or extra force of attraction will only be possible if that fifth electron is more closer to the nucleus as compared to these four electrons। क्यों करती हो ना? जी सर। दिस इंडिकेट्स इस एलिमेंट के, ये जो भी एलिमेंट है इसके इनर शेल्स जो मर्जी हो, लेकिन जो इसकी आउटर मोस्ट शेल है उस आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के बाद जब आपने फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया इनर शेल से, वैसे तो आप देख रहे हो आफ्टर द रिमूवल ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन द नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर। ये भी अभी हम पढ़ते हैं कि व्हाई एवरी नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन प्रीवियस वन, ये हम पढ़ते हैं। लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हायर है, फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना? जी सर। मतलब है, so इसका मतलब है कि फिफ्थ इलेक्ट्रॉन is removed
from inner shell. Fifth electron is removed from where? Inner shell. From inner shell. जी, उसके बाद फिर मैंने कहा था यही अच्छा इसको ग्राफ से भी आता है। यही क्वेश्चन एग्जामिनर ग्राफ की फॉर्म में भी आपसे पूछ लेता है। ये आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं एक एलिमेंट की, और ये यूं दिखाई होती। रीबा क्या इन आयोनाइजेशन एनर्जीज को देखकर ये एक एलिमेंट की 13 फर्स्ट 13 आयोनाइजेशन एनर्जीज, इन आयोनाइजेशन एनर्जीज को देखकर आपने उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर प्रिडिक्ट करना। जी अरीबा। Sir, group 2. तकरीम आप बताओ बेटा। I also think it's group 2. सही, करेक्ट। These two electrons have taken least energy to remove. It means these are further from the nucleus or are closer to the nucleus. Further. Sir, Further from. And these are closer to the nucleus. कुछ बच्चे कहते हैं सर ये 3 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में कैसे हो सकते हैं, तो मैं कहता हूँ इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स है, उसने फर्स्ट 30 आयोनाइजेशन एनर्जीज आपको बता दी है, हो सकता है इसके बाद और भी इलेक्ट्रॉन हो। तो ये वाला देख के इससे पता चलेगा ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और जिस एलिमेंट की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका ग्रुप नंबर 2 होगा। ठीक है, फिर उस सवाल पे आते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था। एग्जामिनर आपसे कहेगा व्हाई second ionization energy of magnesium ion is greater than first ionization energy of magnesium। जी, आता है किसी को इसका आंसर? आसान है, खैर मैं समझा देता हूँ। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। आपने 3s2 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, मैग्नीशियम कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम आयन। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। पहले भी इसका इलेक्ट्रॉन 3s में से रिमूव हुआ था, अब भी इलेक्ट्रॉन 3s में से रिमूव होगा। बताएं, मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन, यहाँ भी 12 प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन जाने से क्या मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा? रीबा
जी सर। कैसे? Sir, valence electrons will experience a stronger attraction by the nucleus. After the removal of one electron, है ना? Yes, sir. जैसे तकरीबन आप बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा? Yes, I think so. हाँ, अगर हमसे कोई पूछे कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा कि नहीं, तो न्यूक्लियर चार्ज तो वाकई नहीं बढ़ा। न्यूक्लियर चार्ज तो उतने का उतना ही है, 12 का 12, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ओवर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीज्ड। पहले इलेक्ट्रॉन्स they were attracting 12 electrons. 12 protons were attracting 12 electrons, and after the one electron, these 12 protons will attract how many electrons, Takreem? 11 electrons. So the effectiveness, so-called effective nuclear charge, it will be increased. ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, के 6 प्रोटॉन, नाइट्रोजन के 7 प्रोटॉन्स, और हम कहते हैं नाइट्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज जी। तो मैं कह रहा था जैसे कार्बन का 6 प्रोटॉन नंबर और इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन, नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर 7, इट्स न्यूक्लियस has 7 प्रोटॉन and nitrogen has greater nuclear charge. Similarly, this Mg has 12 protons and 12 electrons. Mg positive ion contains 12 protons and 11 electrons. तो हम यहाँ कहेंगे this has greater nuclear charge. Magnesium ion, Mg positive ion has greater nuclear charge. Nucleus will attract electrons more strongly. और great over आगे ये तकरीम और अरीबा कुमैल रिजवी साहब आ गए हैं लेट, और आप झूठ बोलेंगे मैं तो बड़ी देर का हूँ क्लास। फिर इस तरह y second ionization energy of is greater than ionization energy of n. Proton number 11
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। सोडियम के केस में एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, इस तरह से मैं ये लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। When it will become sodium ion, it is 1s2 2s2 2p6। कुमैल साहब, सोडियम का पहला इलेक्ट्रॉन किस शेल में से रिमूव होता है? तकरीम आप बताओ बेटा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ third सोडियम इज shell. रिमूव फ्रॉम थर्ड शेल में से। और अरीबा, नेक्स्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन? Sir, second shell. वो सेकंड शेल से। Electron in second shell is closer to the nucleus, or electron in third shell is closer to the nucleus? Second shell. जी भाई, कोई भी बोल दे। तो सोडियम केस में एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा जो आप बोलेंगे आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन complete shell is lost and second electron is removed from the inner shell which is closer to the nucleus. So greater nuclear attraction. Over electrons in second shell. अगर ज्यादा मार्क्स हो तो आप तीसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हो, second electron is less shielded from the nucleus by the inner shell electrons. क्यों तकरीम, ये लास्ट बात ठीक है बेटा, समझ में आई? जी सर। ये जो सोडियम का पहला इलेक्ट्रॉन है दैट इज बीइंग शील्डेड बाय 10 इलेक्ट्रॉन, इसके इनर इलेक्ट्रॉन 10 है, and this second electron is shielded by only 2 inner electrons. ये बात समझ में आई बेटा बात? जी सर। ये मैंने इनर लिखा हुआ है, यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, इनर। ले जी, अब इस चैप्टर के मैंने सारे आपको कॉन्सेप्ट्स करवा दिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। कुमैल है क्लास में? कुमैल साहब, सैयद कुमैल हैदर रिजवी। कुमैल हैदर रिजवी, ये हाजिर लगा के कहीं गया हुआ है। अब हमने ये क्योंकि सेकंड चैप्टर पहले पढ़ा था, असल में फर्स्ट चैप्टर अब हम पढ़ने लगे।
और तकरीम आपको पता है बेटा फर्स्ट चैप्टर का पूरा नाम क्या है? Molar calculations and stoichiometry. नहीं, मोलर कैलकुलेशंस एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। या स्पेक्ट्रोमेट्री। तकरीबन आपने मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ा है पहले? मास स्पेक्ट्रोमेट्री मुझे तो याद नहीं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री अरीबा का क्या फंक्शन है बेटा? इसका क्या काम, क्या यूज है मास स्पेक्ट्रोमेट्री का? Sir, to find out the relative atomic masses of isotopes of an element. हाँ ये है जी, थोड़ा करीब हो आप। ये कहती है इट डिटर्मिन्स और क्या डिटर्मिन, it helps identify different isotopes in an element and their relative abundance. ठीक है जी, तकरीब समझ रही बेटा क्या करती है ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री? ये जो आपको बताया जाता है ना कि हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स हैं, एक को कहते हैं प्रोटियम और तकरीबन दूसरे को क्या कहते हैं बेटा? Deuterium. गुड। और आपसे ये भी कहा जाता है कि इसमें से जो प्रोटियम है वो 99.999% ये होता है, ये 0.0001% ये होता है। तभी ए लेवल की डेटा बुकलेट में आपको, ओ लेवल में तो हाइड्रोजन का मास 1 है, ए लेवल की डेटा बुकलेट में आपको हाइड्रोजन का मास 1.008 करके कुछ मिलेगा। और ये जो आपको बताया जाता है कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 की रिलेटिव अबंडेंस है 75% और क्लोरीन 37 की रिलेटिव अबंडेंस है 25%। ये आपको दोनों, ये सारी बातें किसने बताई? ये मास स्पेक्ट्रोमीटर ने आपको बताया। ठीक है तकरीबन? Yes, sir. अब ये मास स्पेक्ट्रोमीटर बताता कैसे है? ये फंक्शनिंग सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर बता दी जाए तो स्टूडेंट्स को काफ़ी उसका एडवांटेज मिलता है। तो मैं भी आपको बताने लगा हूँ कि ये मास स्पेक्ट्रोमीटर कैसे वर्किंग करता है। इसके डायग्राम वगैरह सिलेबस में नहीं है। यहाँ से सैंपल हम इंट्रोड्यूस करते हैं और सैंपल मस्ट बी गैसियस। अगर किसी सॉलिड एलिमेंट को भी आपने आइडेंटिफाई करना है, उसमें आइसोटोप्स को डिटरमिन करना है, तो फिर भी आप उसको गैसियस हीट करके गैस बनाकर मास स्पेक्ट्रोमीटर में इंट्रोड्यूस करेंगे। और मास स्पेक्ट्रोमीटर में इंट्रोड्यूस होने के बाद the first treatment which is given to those particles which is
which has been introduced by you, ये है जी, इसको इलेक्ट्रिक फिलामेंट भी कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन गन भी यहाँ बनी होती है। इस इलेक्ट्रिक फिलामेंट हो या इलेक्ट्रिक गन हो, यहाँ से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। And when these high energy electron hit a gaseous atom's electron, they knock it out. वो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं and makes atom a positively charged ion. ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये वाला एटम अब बन जाएगा पॉजिटिव आयन। तो अगर मास स्पेक्ट्रोमीटर ने किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स को और उनकी अबेंडेंस को डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि सैंपल विच इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड दैट शुड बी इन इट्स गैसियस स्टेट। तकरीबन समझ आए बेटा बात की? Yes, sir. तो ये गैसियस एटम है और वो उसका आयन बनना जरूरी है। अगर वो पॉजिटिव आयन नहीं बनेगा तो मास स्पेक्ट्रोमीटर उसे डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन गन की बम्बार्डमेंट से ये एटम के जो गैसियस एटम थे जिनको आपने इंट्रोड्यूस किया था, दे ऑल कन्वर्टेड टू पॉजिटिव आयन। और ये पॉजिटिव आयंस दे आर मूविंग टुवर्ड्स दिस साइड। यहाँ हमने इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगाई हुई हैं in order to speed up these particles. Initially they will be repelled by these positively charged plates, लेकिन ये पीछे से gaseous sample के pressure की वजह से once they will pass through this plate, इस प्लेट से जब ये particles गुजरेंगे तो then they will be speed up. और ये high speed molecules जब ये यहाँ से गुजर रहे होंगे तो यहाँ इनके रास्ते में फिर हम क्रिएट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। मुझे बताएं ये पार्टिकल जब इस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर रहे होंगे तो विच साइड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड दे विल बी डिफ्लेक्टेड? कहीं बताओगी? They will be attracted to the negative side. हाँ, मैंने पूछा डिफ्लेक्टेड, दे विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और इफ all of these particles have same mass, will they experience same attraction or deflection? Yes, sir. And if they are of different mass, then they will experience different deflection. Yes, sir. And this difference in deflection will bring about their separation. अगर तो एक एलिमेंट जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया है, if this element is made up of only one type of particles, no, only one isotope, then it will remain, all of these particles will remain in the form of single beam. But अगर ये एलिमेंट के आइसोटोप्स ज्यादा हैं, when they will be passing through this magnetic field, they will be deflected, they will break into as many beams as many are the isotopes in that element. ये बीम आगे पहुंचेगी, आगे लगा होगा डिटेक्टर। डिटेक्टर इन आइसोटोप्स को डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद रिजल्ट भेज देगा आगे रिकॉर्डर को। किसको? अरीबा, किसको भेज देगा रिजल्ट बेटा? रिकॉर्डर। और रिकॉर्डर क्या चीज है? रिकॉर्डर कंप्यूटर। कंप्यूटर उनका रिजल्ट दिखा देगा और कंप्यूटर क्या करेगा? ग्राफ दिखाएगा। ग्राफ पे पीक होगी, एक्स एक्सिस पे मास टू चार्ज रेशो होगा, वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबेंडेंस होगी। और ऐसे ग्राफ बने हुए होंगे, ये ऐसे।
अगर ये 3 लाइंस बनी हुई हैं तो पॉसिबल है कि ये पहली लाइन जो यहाँ पे है तो और ऊंचा कर देते हैं। इसकी रिलेटिव अबेंडेंस 70% हो, इसकी रिलेटिव अबेंडेंस 20% और इसकी रिलेटिव अबेंडेंस 10%। 70% वाले का मैस 24, 20% वाले का मैस 25 और 10% वाले का मैस 26। और एज्यूम करें हमने जो सैंपल इंट्रोड्यूस किया था वो मैग्नीशियम का था। तकरीबन किसका सैंपल था बेटा? Magnesium. मैग्नीशियम का। तो रिजल्ट तकरीबन हमें क्या दिखा रहा है? मैग्नीशियम के कितने आइसोटोप्स हैं? 3 isotopes. कितने पीक्स होंगी, कितने आइसोटोप्स? उसके साथ साथ हमें बता रहा है सबसे ज्यादा जो रिलेटिव अबेंडेंस है वो किस आइसोटोप की है? मैग्नीशियम 24 की। और सबसे कम रिलेटिव अबेंडेंस किस आइसोटोप की है? मैग्नीशियम 26 की, जिसका मैस ज्यादा है। अरे भाई ये तो मैस टू चार्ज रेशियो का मतलब आपको पता है बेटा? अरीबा मुइस, जी सर। ये जो मैंने एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है मैस टू चार्ज रेशियो, क्या इसका मतलब पता है आपको? जी सर। क्या सर मुझे नहीं। मैस टू चार्ज रेशियो का सिंपल सा मतलब है M/E का मतलब है मैस ऑफ आइसोटोप डिवाइडेड बाय चार्ज। तो इस मैस स्पेक्ट्रोमीटर में सारे पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होगा +1। तो मैग्नीशियम का पहला आइसोटोप 24 डिवाइडेड बाय +1, दूसरा आइसोटोप 24 डिवाइडेड बाय +1, तीसरा आइसोटोप 26 डिवाइडेड बाय +1। तो बताएं आप मैस को अगर +1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही रहेगा। क्यों तकरीम? जी सर, क्वेश्चन रिपीट कर लें। क्या एलिमेंट के मैस को +1 से डिवाइड करेंगे तो उसका मैस वही रहेगा? यस। जी, तो ये जो हमारा मैस टू चार्ज रेशियो या मैस में कोई फर्क नहीं है एज लॉन्ग एज द चार्ज ओवर पार्टिकल इज +1। क्यों अरीबा एग्री करती हो ना आप बेटा इस बात से? जी सर। अगर चार्ज +1 है तो मैस टू चार्ज रेशियो इक्वल टू मैस। ये अगले पेज पे लिख देता हूँ। इफ चार्ज ओवर ion is +1 then mass is equal to mass over E. Mean mass is equal to mass to charge ratio. For example, mass अगर 24 है तो 24 divided by +1 same. Mass अगर 25 है तो 25 divided by +1 same. Mass 26 है तो 26 divided by +1 ये same. अब हमने इस रिजल्ट को कैसे यूज करना है? आपके सामने वो मैंने कहा था मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप्स हैं। एक का मैस था 24 और इसकी रिलेटिव अबेंडेंस थी 70%, दूसरे का मैस 25, इसकी रिलेटिव अबेंडेंस 20%, तीसरे का मैस 26, इसकी रिलेटिव अबेंडेंस 10%। एग्जामिनर आपसे कहेगा व्हाट इज द AR और कैलकुलेट द AR ऑफ मैग्नीशियम।
तकरीम आपको कैलकुलेट करना आता है बेटा? Sir, you will multiply them by the percentage and divide by 100. गुड। हम करेंगे mass of isotope into its abundance plus mass of another isotope into its abundance plus mass of another isotope divided by its abundance, or in multiply its abundance divided by total abundance, which is in this case 100. तो ये आप में से कुछ सॉल्व करें, देखिए क्या आंसर आता है। कर रहा है कुछ सॉल्व? एक बार आप कर रही है बेटा सॉल्व? 24.4. हाँ, ये असल आंसर 24.4 है, लेकिन वो जो परसेंटेज है ना वो है डिफरेंट। ये तो आपको गिवन होगी, ये मैंने अपने अंदाजे से ले ली थी, लेकिन मैग्नीशियम का डाटा बुकलेट से आप चेक करोगे ए लेवल में तो आपको मैग्नीशियम का AR 24.4 ही मिलेगा। लेकिन उसके ये जो आइसोटोप्स है ना, आइसोटोप्स भी ये 3 ठीक है ये, लेकिन ये जो परसेंटेज अबेंडेंस है उनकी कुछ और होती है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, आपने मेमोराइज नहीं करनी, तो उससे आप AR कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्लास खत्म हो रही है, उसके बाद 1 मिनट रह जाएगा, तो चाहे फिर आप ना आए। कुमैल साहब हैं क्लास में? चला गया। कल हम इंशाल्लाह कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसी टॉपिक पे। कोई सवाल तो नहीं है अरीबा और तकरीम? No, sir. No, ओके, sir. फिर अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज बेटा।